झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 की तैयारी चल रही है। इस तैयारी क्रम में अगली जो कड़ी है और अगला जो सिलेबस जो कवर करना है वो कवर करना है विद्यालय, समुदाय और परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, यानी एडजस्टमेंट कैसे बच्चे करते हैं विद्यालय में, अपने सोसाइटी में और फैमिली के बीच में बच्चों का एडजस्टमेंट कैसे होता है और किन किन तरीकों से अपने आप को एडजस्ट करते हैं, समायोजित करते हैं। इस भाग में हम समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। विद्यालय, समुदाय और परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीकें बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक होती है। अगर बच्चों में संपूर्ण विकास करना है तो उसके लिए 3 फैक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, विद्यालय है, समुदाय और परिवार है। समायोजन का मतलब यानी एडजस्टमेंट का मतलब है बच्चा नए परिवेश, चुनौतियों और विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करता है। और समायोजन की तकनीकें बच्चे को एक संतुलित और सुसंगठित जीवन जीने में मदद करती हैं, जिससे वे अपना व्यक्तिगत, शैक्षिक और सामाजिक जीवन में सफल हो सकते हैं। बिल्कुल कि बच्चे जब भी नए परिवेश में अपना प्रवेश पाते हैं तो क्या होता है, कई तरह की चीज़ों को देखने को मिलती है, कई चीज़ों को सामंजस्य बैठाने का प्रयास करते हैं और इस क्रम में कई चीज़ों को सीखते हैं कि सामंजस्य कैसे बैठाया जाता है परिवार में, समाज में, समुदाय में, विद्यालय में, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ बिल्कुल लग रहा है, हर जगह का अपना अपना महत्व, हर जगह की परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग होती हैं। पहले हम लोग देखेंगे विद्यालय में समायोजन की तकनीकें, यानी कैसे विद्यालय में बच्चे अपना को समायोजित एडजस्ट करते हैं। यहाँ एडजस्टमेंट को हम देखेंगे। कहते हैं कि विद्यालय में बच्चों को शैक्षिक माहौल, साथियों और शिक्षकों के साथ तालमेल बिठाना होता है। यह अनेक शैक्षिक और सामाजिक विकास का एक प्रमुख हिस्सा है। बिल्कुल हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जब विद्यालय में बच्चे प्रवेश करते हैं उन्हें कई तरह के बच्चों से मुलाकात होती है। शिक्षक होते हैं, शिक्षकों का मिजाज और कई तरह उनका व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। और जैसे ही बच्चा विद्यालय में प्रवेश करता है तो अपने मन मुताबिक, अपने भावनात्मक के अनुकूल वो क्या करता है, वो अपने तरह के बच्चों को ढूंढना प्रयास करता है और उस तरह से बच्चों से उनकी दोस्ती हो जाती है। बच्चे शिक्षकों को सिर्फ भी चाहते हैं कि वो उनसे स्नेह करें, तो वो उसमें अगर कोई शिक्षक उनके लायक काम नहीं करता है, जैसे बच्चे जैसा चाहते हैं, तो वो अब उसमें क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करने का शुरू प्रयास करते हैं। कई साथी होते हैं, उनके साथ एडजस्टमेंट करने का प्रयास करते हैं और इस तरह के वो अपने माहौल को पूरी तरह से समायोजित करते हैं। समस्या समाधान कौशल इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है। बच्चों को सीखना चाहिए कि जब भी वो किसी शैक्षिक या सामाजिक समस्या का सामना करें तो उसका समाधान कैसे निकालें। तकनीक उन्हें जिम्मेदार बनाते हैं। समस्या, अगर बच्चों को समस्या आता है तो समाधान के बारे में सोचें और ऐसा करके वो अपने आप को आत्मनिर्भर और जिम्मेदार बनाते हैं। सकारात्मक संवाद, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। बच्चों को अपने साथियों और शिक्षकों के साथ खुलकर और सकारात्मक ढंग से संवाद करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें समूह गतिविधियों में अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर। बिल्कुल यह बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है कि पॉजिटिव कम्युनिकेशन हो जाए। आज हम विद्यालय में देखते हैं कि निजी ऐसे विद्यालय हैं, वहाँ पर हमने देखा है कि वहाँ पर शिक्षकों के साथ जो रवैया होता है बच्चों का बिल्कुल ही अलग होता है और वो उनके साथ नेगेटिव कम्युनिकेशन करते हैं। वो उससे क्या होता है, ना तो शिक्षकों का उन्हें ज्ञान देने में किसी तरह की रुचि हो पाती है और ना ही बच्चे जो है अपने आप को व्यक्तित्व विकास कर पाते हैं। तो ऐसे इनका महत्व कई जगह बढ़ जाता है कि विद्यालय में एडजस्टमेंट अगर करना है बच्चों को, विद्यालय से सीखना है तो पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए। समस्या को समस्या न समझ करके उसको समाधान की तरफ लेकर जाना चाहिए। इससे बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट देखने को मिलता है। विद्यालय में समायोजन में ही अगला जो मुख्य बिंदु है समूह गतिविधि में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन ग्रुप एक्टिविटीज़। बच्चों को समूह गतिविधि जैसे कि खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और परियोजना जो प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है में शामिल होने से सहयोग और सामंजस्य के मूल्य समझने का मौका मिलता है। मतलब बच्चों में इस तरह ग्रुप एक्टिविटी कराते रहना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट मिलता है, समय प्रबंधन। विद्यालय में समय का सही प्रबंधन सीखना बच्चे के शैक्षिक सफलता के लिए बेहद जरूरी है। उन्हें पढ़ाई, खेल और अन्य गतिविधियों के बीच संतुलन बनाना सीखना चाहिए। अब टाइम मैनेजमेंट होगा, बच्चे विद्यालय में जाएंगे, पढ़ाई का एक समय है, खेल का एक समय, अन्य गतिविधियों का समय होता है और कोई भी अगर उनको कोई वर्क दिया जाता है तो उसको समय पे करना होता है, जिससे बच्चे समय प्रबंधन के प्रति अपने आप को सीख पाते हैं, उसके अग्रसरित हो पाते हैं। तीसरा मुख्य बिंदु स्वतंत्रता, नेतृत्व के अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप। विद्यालय में बच्चों को कुछ स्वतंत्र निर्णय लेने और नेतृत्व करने का अवसर दिए जाने चाहिए। मतलब यहाँ कहता है कि बच्चों को जो है ना वो इंडिपेंडेंट होना पड़ता है। इंडिपेंडेंट हो तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि बाद में लीडरशिप आएगा। इससे उनका क्या होगा,
विश्वास बढ़ेगा और कई तरह के निर्णय ले पाने में अपने आप को सहज महसूस करेंगे। ये उन्हें जिम्मेदारी और आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है। बिल्कुल, ये क्या कराता है, ये अपॉर्चुनिटी पर इंडिपेंडेंस एंड लीडरशिप क्या करता है, वो उन्हें जिम्मेदारी बताता है और आत्मनिर्भरता का एहसास कराता है। अब हम देखेंगे समुदाय में समायोजन की तकनीक, यानी कम्युनिटी में कैसे वो अपने आप को एडजस्ट करता है, उसकी क्या क्या तकनीकें होती हैं। समुदाय वो बड़ा सामाजिक परिवेश होता है जिसमें बच्चा अपने परिवार और स्कूल से बाहर लोगों के साथ संवाद करता है। इसमें तो परिवार के लोग हैं तो स्कूल से बाहर लोगों के साथ संवाद करता है। समुदाय में समायोजन से बच्चों को सामाजिक कौशल और अपने आसपास के लोगों के साथ जुड़ने की समझ मिलती है। इसमें प्रमुख तकनीकें कौन से? पहली तकनीक होगी सामाजिक सहभागिता, सोशल इंटरेक्शन। बच्चों को समुदाय के लोगों के साथ बातचीत और मेल जोल में प्रेरित करना चाहिए। यह उन्हें सामाजिक रूप से सक्रिय और जागरूक बनाता है। सामाजिक सहभागिता से देख सकते हैं कि अगर किसी गांव घर में या किसी कहीं से भी जगह में अपने कम्युनिटी में अगर किसी तरह कोई फंक्शन होता है या किसी तरह का कोई भी त्यौहार मनाया जाता है और उसको लेकर के सारे कम्युनिटी वाले अपने आप को सोचते हैं कि इस त्यौहार को मनाना है, तो बच्चे उसमें सहभागी अगर होंगे तो बच्चों को ना सोशल नॉलेज होना शुरू हो जाता है कि आखिर समाज में लोग रहते कैसे हैं, कैसे उनके साथ चलना होता है, क्या क्या भागीदारियाँ निभानी पड़ती हैं। तो सोशल इंटरेक्शन जो है बच्चों को व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब नैतिक मूल्यों का विकास क्या? डेवलपमेंट ऑफ मॉरल वैल्यूज। बच्चों को नैतिकता और सामाजिक नियमों के बारे में सिखाया जाना चाहिए। बच्चों को नैतिकता सिखाया जाना चाहिए, सामाजिक नियमों के बारे में सिखाया जाना चाहिए ताकि ये जिम्मेदार नागरिक बन सके। सामुदायिक गतिविधियां जैसे स्वच्छता अभियान, सामाजिक कार्य आदि सहायक होते हैं। अगर बच्चे स्वच्छता अभियान में जुड़ेंगे तो बच्चों को साफ सफाई के अपने पर सामाजिक कार्य करेंगे तो बच्चों को मोरल वैल्यूज़ का डेवलपमेंट होगा। इस तरह से नैतिक मूल्यों का विकास बच्चों को सिखाया जाना चाहिए ताकि उनमें ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हो सके। अगला इसी कड़ी में विविधता की स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी। समुदाय में अलग अलग संस्कृतियों, कल्चर्स, भाषाओं और पृष्ठभूमि से लोग होते हैं। बच्चों की विविधता का सम्मान करना, उसे स्वीकार करना सीखना चाहिए तो समाज में समरसता के साथ रह सके। जैसे हमेशा देखा जाता है कि दो कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर दो ही कम्युनिटी महत्वपूर्ण रूप से देखी जाती है, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी। इन दोनों का बिल्कुल एक दूसरे के साथ विपरीत कल्चर होता है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो हिंदू कल्चर्स के लोग होते हैं मुस्लिम कल्चर के प्रति और मुस्लिम कल्चर के जो हिंदू कल्चर के प्रति अगर बच्चों को इस तरह नहीं जब विपरीत भावना अपने आप में प्रेरित कर सकते हैं, तो ऐसे समय में एक्सेप्टेंस और डाइवर्सिटी होना चाहिए, विविधता को स्वीकार करना चाहिए। सबके धर्म का, सबके कानून का, सबके नियमों का, सबके कल्चर्स का सम्मान, सबकी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए कि ताकि समाज में समरसता के साथ रह सके, समाज में अच्छा माहौल कर सके, तो सारे लोगों के लिए वो जो समाज हो वो न्यायपूर्ण हो, खुशनुमा हो। अगला है सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना, पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटीज़। बच्चों को सामुदायिक कार्यक्रम, त्योहारों और सामाजिक कार्यों में भाग लेने के अवसर दिए जाने चाहिए जिसमें वे समाज के साथ जुड़े रहें, जिम्मेदारी की भावना विकसित कर सके। इससे क्या होगा कि बच्चे हर तरह के कल्चर को जान सकेंगे, हर तरह के फेस्टिवल को जान सकेंगे और कैसे समाज में अपने आप को एडजस्ट करना है, कैसे लोगों के बीच में अपने आप का भी एक पहचान रखना है। ये पार्टिसिपेशन सोशल एक्टिविटीज़ में काफ़ी आसान हो जाता है। अगला है सामाजिक नियमों और कानूनों की जानकारी, अवेयरनेस ऑफ सोशल रूल्स एंड लॉस। बच्चों को समाज में लागू नियमों और कानून के बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है ताकि वे जिम्मेदार नागरिक के रूप में समाज में समायोजित हो सके। ऐसा नहीं कि बच्चों को अगर एग्रेसिव बना दिया जाए तो बच्चे किसी के साथ झगड़ालू प्रवृत्ति हो जाएंगे, किसी के प्रति नकारात्मक भाव रखेंगे, तो समाज में क्या एडजस्टमेंट वो नहीं कर पाएंगे, किसी की भावनाओं को एकत्र नहीं करेंगे। उनके लिए जो सही है वो दूसरों के लिए भी सही है, इसमें वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। उनको लगेगा जो वो सही है वही सही है, बाकी लोगों के लिए गलत है। तो ऐसी परिस्थिति को समझने के लिए अवेयरनेस और सोशल रूल्स की नीड पड़ती है, लॉज की नीड पड़ती है कि बच्चे उस चीज़ को सीखे, समझे और उसको अपने जीवन में उतार करके अपने आप को मैच्योर करें, अपने को परिपक्वता की ओर आगे बढ़े। अभी तक हमने विद्यालय देखा, समुदाय देखा कि बच्चों को कैसे एडजस्ट करना चाहिए, कैसे बच्चों को सीखना चाहिए। अब हम देखते हैं परिवार में समायोजन की तकनीक है। परिवार में बच्चे किससे अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। परिवार बच्चे के जीवन का सबसे पहला और महत्वपूर्ण सामाजिक समूह होता है। परिवार में समायोजन का मतलब है कि बच्चे अपने माता पिता, भाई बहन और अन्य सदस्यों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। पर प्रमुख तकनीकें क्या है? सकारात्मक संचार, पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी परिवार के सदस्यों के साथ खुली और सकारात्मक बातचीत करना बच्चों को भावनात्मक स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। यानी
परिवार में जो भी नेगेटिविटी की बात ना हो, और मतलब ऐसा हो कि सोशल जस्टिस की तरह बात होना चाहिए कि कभी बच्चों को ना सकारात्मकता की ओर आगे बढ़ाएं, नेगेटिव बातें करके उन्हें डेमोरलाइज ना करें। दूसरा है इमोशनल सपोर्ट होना चाहिए। भावनात्मक क्या होता है, समर्थन होता है। परिवार बच्चों को भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। तो जब बच्चा किसी चुनौती या सफलता को सामना करता है तो परिवार का समर्थन उसके मानसिक रूप से स्थिर रखता है। यानी कि बच्चा किसी को चैलेंज लेता है कि कोई काम वो करता है तो परिवार उसे इमोशनली सपोर्ट करे कि हाँ तुमसे हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि निगेटिव में तुमसे तो हो ही नहीं सकता, ये काम तुम कर ही नहीं सकते। तो परिवार सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है बच्चों को एडजस्ट कराने के लिए, अग्रसर करने के लिए। अब परिवार अगर उसे एडजस्ट ही नहीं कराएगा, परिवार अगर उसके लिए सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो बच्चा क्या होगा, अपने आप में ही हीन भावना से ग्रसित हो जाएगा और उसे लगने लगेगा कि वो किसी काम का नहीं, वो कोई काम कर नहीं सकता है। नियम अनुशासन, रूल्स एंड डिसिप्लिन क्या कहता है, परिवार में अनुशासन और नियमों का पालन करना बच्चों को जिम्मेदार और संगठित बनाता है। यानी अगर परिवार अनुशासित है, नियमों का पालन कराने वाला है, तो बच्चे अपने आप को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं और उस काम के लिए अपने आप को सुदृढ़ समझते हैं। अनुशासन में जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है, और यही सही बात है कि अनुशासन में हर जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर ले जाएगा, क्योंकि वो क्या खुद को अपने आप को डिसिप्लिन में रखे। उनको पता है कि टाइम से उठना है, टाइम से काम करना है, किसी भी समय को वो फालतू बर्बाद नहीं करेंगे। वो समय के महत्व को समझेंगे, किसी काम के इम्पोर्टेंस के समझेंगे, और उसको करके वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं और अपने आप को हर काम में अपने आप को मैच्योर साबित करेंगे। अगला है परिवार के साथ गुणवत्ता समय, यानी क्वालिटी टाइम विद फैमिली। परिवार के साथ समय बिताना बच्चों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह न केवल परिवार के सदस्यों के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करता है, बल्कि बच्चों को यह एहसास दिलाता है कि प्रिय और समर्थित हैं। मैंने क्वालिटी यानी वैल्यूएबल टाइम होना चाहिए। बच्चे जब परिवार के साथ बैठे तो अपने आप को काफ़ी अच्छा महसूस करें, उन्हें काफ़ी खुशी हो, वो सारे समस्याओं को भूल करके परिवार में घुल मिल जाने चाहिए। इससे क्या होता है, उनके अंदर ना पॉजिटिव एनर्जी का विकास होता है। अगला कहते हैं कर्तव्य और जिम्मेदारियों का विभाजन हो जाए, डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। मैंने उनके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या उनके ड्यूटीज़ हैं, उनको बताना पड़ता है। बच्चों को छोटे छोटे कामों में शामिल करना, जैसे घर के कामों में मदद करना, उन्हें जिम्मेदारी का एहसास, जिम्मेदारी प्रति गंभीरता सिखाता है। यानी बच्चों को छोटे छोटे कामों में शामिल करते रहिए। बच्चों को ऐसा महसूस होना चाहिए कि उनकी भी कुछ ड्यूटीज़ है फैमिली के लिए। इससे क्या होगा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो उनको यह एहसास होने लगेगा कि उनकी भी ड्यूटीज़ है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, और जिससे वो परिवार के महत्व को समझ पाएंगे, परिवार के सदस्यों के महत्व को समझ पाएंगे। एक समय में जब परिवार का एक सदस्य जब घर चला रहा हो और एक समय में वो घर चलाने लायक नहीं होता है, वृद्ध हो जाता है, तो वैसे समय में इसकी महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। और आज के आधुनिक समय में इसकी महत्ता काफ़ी बढ़ गई है, जब जहाँ सारे कई बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं और बेखौफ जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। उनकी कोई ना जिम्मेदारियां हैं, ना कोई कार्य है। तो ये बड़ा ही दुख की बात है कि समाज के लोग कितने अलग होते जा रहे हैं। तो इस तरह की जो गुणात्मक वैल्यू है, जो डिवीजन ऑफ ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बच्चों को फीड करना पड़ता है शुरुआती दौर से। अगर बच्चों को फीड किया जाएगा तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरह की समस्या जो समाज में आज फैली हुई है, जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगी और आने वाला हमारा समय, हमारा जो भविष्य होगा वो काफ़ी उज्जवल होगा। अभी तक हमने बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ों को सीखा, जिसमें विद्यालय, समुदाय और परिवार में कैसे बच्चों को तो समायोजित कर सकते हैं, कैसे अपने आप किन किन तरीकों के साथ बच्चे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं, इन चीज़ों को हमने देखा। निष्कर्ष में हम देखते हैं कि विद्यालय, समुदाय और परिवार में समायोजन या एडजस्टमेंट के लिए इन तकनीकों का अभ्यास बच्चों को विभिन्न सामाजिक और शैक्षिक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाता है। यानी कि ये ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को सक्षम बनाता है, कैपेबल बनाता है कि बच्चे आने वाली जो चुनौतियां हैं समाज में रहने के लिए, विद्यालय में रहने के लिए, परिवार के बीच, वो उनके लिए कैपेबल बनाएगा। ये तकनीकें न केवल उन्हें आत्मविश्वास और सामाजिक कौशल को विकसित करती हैं, बल्कि उन्हें जिम्मेदार, नैतिक और स्वतंत्र व्यक्ति बनने की दिशा में प्रेरित करती है। यानी हर तरह से ना एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हो, अच्छे समाज को बना सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में इन चीज़ों का महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। बहुत ही सुंदर टॉपिक था जिसे हमने आज कवर किया है, और इसको सही बात है जीवन में उतारने की हो सकता है। धन्यवाद।